नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की भूगोल पढ़ने वाले हैं और 5 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। और आज हम अपना जो छठा अध्याय है जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये चैप्टर और 7th चैप्टर आपकी पूरी सिलेबस में, आपकी जो पूरी बुक है, सबसे ज़्यादा हार्ड अगर कोई चैप्टर होने वाले हैं उसके वर्डिंग के हिसाब से या अंदर के जो शब्द हैं उनके हिसाब से, तो छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है आपके लिए, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए और मोस्टली इसमें जो चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आसानी से समझ आ जाए, वरना मोस्टली चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से समझा रखे हैं और आगे आने वाले चैप्टर भी अच्छे से समझा दिए जाएंगे। तो ये आपको बताना था। पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर लंबा है तो आपको 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर आपको मिलने वाला है, ताकि जल्दबाजी ना हो। एक लंबी वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी करके 3 पार्ट में देंगे और उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का, कि ये जो चैप्टर का नाम है, आपको एक बार दोबारा बता दूं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो जो पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, जो हमारा धरातल है, यहाँ जो हमारी भूपर पट्टी है, आपको सब मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से कि भूपर पट्टी वगैरह क्या होता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जाकर पहले शुरू के चैप्टर्स आप देखिए। आपको डायरेक्ट छठा चैप्टर नहीं पढ़ना। आपको, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, मैंने 5 चैप्टर पहले से पढ़ा रखे हैं, आप पहले वो देखिए अच्छे से। 5 चैप्टर आपके हो जाएं तो छठे चैप्टर से तब आपको समझ में आएगा कि परपट्टी, धरातल वगैरह क्या है। ठीक है, और जिन बच्चों ने देख लिया है उनको समझ में आ रहा होगा। तो पृथ्वी का जो धरातल है वो असमान है। आपको पता है कि मतलब जो हमारा पूरा धरातल है, जो हमारा सरफेस है, वो एक समान तो है नहीं, प्लेन तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो ये जो असमानता है, इसके पीछे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। ठीक है, कौन सी शक्तियाँ? ये जो हमारा धरातल है, ये जो हमारा सरफेस है, अगर ये ऊबड़ खाबड़ है या आसमान है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, जो पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ हैं। ठीक है, जो धरती के अंदर की शक्तियाँ हैं। अब वो शक्तियाँ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं, जो पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ हैं, जो भूमि के अंदर की शक्तियाँ हैं, यही शक्तियाँ स्थल मंडलीय प्लेटों को गतिमान करती हैं। आपको मैंने प्लेट वगैरह के बारे में भी बता रखा है। आप पिछले चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पर स्थल मंडल में जितनी भी प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, कैसे वो चलती हैं, सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, ये प्लेटों को जो है यही चलाती हैं। प्लेट अगर चलती हैं, गति करती हैं, कहीं भी मोशन करती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? यही आंतरिक शक्तियाँ, जिससे धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों की रचना होती है। ठीक है, ये प्लेटें जो है अंदर गति करती हैं, चलती हैं, और ये आंतरिक शक्तियां जो हैं, इनके कारण क्या होता है, धरातल जो है, हमारा जो सरफेस है, जो हमारी धरती है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के स्थल रूपों की रचना होती है, अलग अलग तरीके के स्थल रूप बन जाते हैं और पृथ्वी का धरातल असमतल हो जाता है। जब अंदर से प्लेटें हिलेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब ऊबड़ खाबड़, मतलब जब होगा ऊपर से हमारा धरातल, तो क्या होगा, जो हमारा धरातल है वो असमतल हो जाएगा। एक तो होता है समतल, जो बिल्कुल एकदम सीधा होता है समतल, एक होता है असमतल, जो ऊबड़ खाबड़ होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जब ये आंतरिक शक्तियों की वजह से, जब ये प्लेटें गतिमान होंगी, जब ये प्लेटें चलेंगी, तो क्या होगा, पृथ्वी का धरातल जो है असमतल हो जाएगा और इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ कहा जाता है। ये जो शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से प्लेटें चलती हैं, ठीक है, और गति करती हैं, जिनके कारण क्या होता है, हमारा जो धरातल असमतल हो जाता है, ये शक्तियाँ क्या कहलाती हैं? विवर्तनिक शक्तियाँ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, विवर्तनिक प्लेट विवर्तनिक की थ्योरी मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं, आपको वहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का धरातल जैसे ही असमतल होता है, मैंने आपको बताया आंतरिक शक्तियाँ जो हैं और जो आपकी विवर्तनिक शक्तियाँ हैं वो अपना कार्य करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी का धरातल है वो असमतल हो जाता है। ठीक है, जो धरातल है, जो सरफेस है, वो असमतल हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जब जैसे ही वो असमतल होता है तो सूर्य की शक्ति से उत्पन्न जो हमारा सूरज है, सूरज की जो शक्ति मिलती है। अब मैं आपको बता दूं जो शक्तियां होती हैं इस चैप्टर में, मैंने आपको बता दूं 2 तरीके की शक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है।
एक होंगी आंतरिक शक्तियां और एक होंगी बाहरी शक्तियां, जिसको हम बहिर्जनिक बल भी कहते हैं, बाहरी शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। और आंतरिक शक्तियों को अंतर्जनित शक्तियां भी कहा जाता है। तो अब अंतर्जनिक या आंतरिक शक्तियां तो मैंने आपको बता दी, वो क्या करती हैं, जो अंदर से जो प्लेटों का संचालन होता है, प्लेटों की गतियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब एक नई चीज हमारे सामने क्या आती है कि बहिर्जनिक शक्तियां, मतलब बाहरी शक्तियां। तो ये कहां से आती हैं, सूर्य की शक्ति से। और सूर्य की शक्ति से ये जो बाहरी शक्तियां आती हैं वो क्या करती हैं, इस धरातल को तोड़ फोड़ कर और घिस घिस कर समतल कर देती हैं या समतल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अंतर्जनिक शक्तियां क्या करती हैं कि उनको क्या करती हैं, अंदर से ऊबड़ खाबड़ बना देती हैं, असमतल बना देती हैं। और बाहिर्जनिक शक्तियां क्या करती हैं, इसको, इसी धरातल को तोड़ फोड़ कर घिस घिस कर समतल करने का प्रयास करती हैं। मतलब अंतर्जनिक शक्तियों का उल्टा काम ये करती हैं। और आंतरिक शक्तियों तथा बाहरी शक्तियों के इस खेल को पृथ्वी पर भू आकृतियां बनती हैं और संवरती हैं। ये आंतरिक शक्तियों और बाहरी शक्तियों का जो खेल होता है, कुछ काम आंतरिक शक्तियां करती हैं तो कुछ काम बाहरी शक्तियां करती हैं। इस खेल के कारण जब ये सारी घटनाएं घटती हैं तो जो पृथ्वी पर जो भू आकृतियां बनती हैं, भूमि पर आकृतियां, जो भी आकृतियां बनती हैं वो बनती भी हैं, संवरती भी हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। और किसके कारण, आंतरिक शक्तियों के कारण और बाहरी शक्तियों के कारण। और आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां, ये दोनों खेल जो है इनका चलता रहता है और ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, हमेशा हमेशा चलती रहती है। जब तक ये दुनिया है ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भू आकृतिक प्रक्रिया, जिससे भूमि की आकृतियां बनती हों, ऐसी प्रक्रिया, ठीक है। तो आंतरिक शक्तियां, बाहरी शक्तियां, इनके बीच का ये जो खेल है मैंने आपको अच्छे से बताया है। आंतरिक शक्तियों में क्या क्या आता है, बाहरी शक्तियां जो सूर्य की शक्ति से बनती हैं, और इन दोनों का खेल जो है ये चलता रहता है। ये प्रक्रिया पूरी हमेशा चलती रहती है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू आकृतिक प्रक्रिया। तो चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। धरातल पर दिखाई देने वाली सभी भू आकृतियों को दो प्रकार के बलों से, मतलब वो बनती हैं। जो हमारा धरातल है, ठीक है, जो हमारा धरातल है जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा सरफेस है, परपट्टी, यहाँ पर जितनी भी हम भू आकृतियाँ देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी भूमि से बनी जो भी आकृतियाँ हैं वो दो कारणों से ही बनती हैं। कोई आपने चट्टान देखी होगी, कभी वो चट्टान बहुत अच्छी होती है लेकिन समय के साथ वो चट्टान धीरे धीरे घिस जाती है, पहाड़ी बन जाती है पहाड़ से। तो ये भू आकृति बदलती है, भूमि की आकृति बदलती है। तो ये कारण क्या है इसका, दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिनके कारण ये आकृतियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, और वो है बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल। मैंने आपको बताया है बहिर्जनिक बल को बाहरी शक्तियाँ भी कहते हैं और अंतर्जनित बल को आंतरिक शक्तियाँ भी कहते हैं। और अंतर्जनित शक्तियाँ जो हैं ये धरातल को ऊपर उठाती रहती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी धरती है और इसके अंदर ये हमारी शक्तियाँ हैं, कौन सी, अंतर्जनित शक्तियाँ। ये क्या करेंगी, हमारी जो पृथ्वी है, अंदर से जो धरती है, इसको उठाती रहेंगी ऊपर। ये पूरी शक्तियाँ अपनी लगाएंगी और यहाँ पर इसको उठाती रहेंगी। और जो हमारी बाहरी शक्तियाँ हैं वो उसको नीचे करती रहेंगी, समतल, इसको घिसेंगी, ठीक है, इसको घिसती रहेंगी। तो आपको समझ में आया, नीचे वाली जो शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्तियाँ, इनका काम है धरातल को ऊपर उठाना, और जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो धरातल को लगातार समतल करती रहती हैं, प्लेन करती रहती हैं, घिसती रहती हैं। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये शक्तियाँ हैं इनको ही हमें डिटेल में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। थोड़े से इसके वर्ड्स हार्ड होंगे, आपको याद अच्छे से कर लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही याद कर लेंगे। आपके पेपर में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले इस चैप्टर से, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आ जाएंगे आपको, जो मैं बताऊँगा वहीं से आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड होगा ये चैप्टर। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप हो सके तो इसको मेमोराइज ज़्यादा करो। समझने के चक्कर में अगर आप इस चैप्टर में ज़्यादा अंदर घुसते हो तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, इसमें जो है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है, मतलब साइंटिफिक वर्ड्स ज़्यादा हैं। और अगर आप इसको याद कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपका काम हो जाएगा और अगले चैप्टर पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो 2 शक्तियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया, अंतर्जनित और बाहरी, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक शक्तियाँ जो होती हैं इनमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है पटल विरूपण और एक है ज्वालामुखी।
आंतरिक जो बल है हमारे अंतर्जनित शक्तियां हैं, इनमें दो चीजें हैं। कौन कौन सी? पटल विरूपण और ज्वालामुखी। अब ये पटल विरूपण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पिछले चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वहाँ ज्वालामुखी के बारे में भी आपको मैंने बताया है। तो अंतर्जनित शक्तियों में क्या चीजें होती हैं? दो, पटल विरूपण और ज्वालामुखी। वहीं अगर बात की जाए बाहरी शक्तियों की, तो बाहरी शक्तियों में क्या क्या होता है? अपक्षय, वृहत संचलन, अपर्दन और निक्षेपण। तो अंतर्जनित शक्तियों में दो चीजें होती हैं और बाहरी जो बल है, जो बाहरी शक्तियां हैं, उनमें ये ये चार चीजें होती हैं। तो इन्हीं पर हम बारी बारी से इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पटल विरूपण पढ़ेंगे, फिर ज्वालामुखी पढ़ेंगे, फिर अपक्षय पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, विरयत संचलन को पढ़ेंगे, अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे, निक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इस चैप्टर के मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियोस मैंने आपको पार्ट में बनाई हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक को चाहे आप अच्छे से समझ पाएँ। आगे तो आंतरिक शक्तियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रक्रिया जो हमारी होती है, उसमें सबसे पहले चीज आती है पटल विरूपण। आपको जो मैं ये बता रहा हूँ आप चाहो तो इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते जा सकते हो। आप अपनी कॉपी पेन उठा के और इसको लिखते हुए जा सकते हो और लिखने से आपको और अच्छे से याद होता चला जाएगा। पटल विरूपण जो है, पटल विरूपण से आशय ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की जो परपट्टी होती है, जो हमारी भूपर पट्टी है, ठीक है, जो सबसे ऊपर का जो भाग है हमारा पृथ्वी का, पृथ्वी की परपट्टी में झुकाव, वलन, भ्रंश या विभंग पैदा होता है तथा धरातल पर असमानता उत्पन्न होती है। पटल विरूपण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या होता है, जो हमारी परपट्टी है उसमें या तो झुकाव आ जाता है या कोई मतलब खाई बन जाती है गहरी, भ्रंश आ जाता है, विभंग आ जाता है, ठीक है, छेद हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। भ्रंश हो सकता है मतलब बहुत गहरी खाई बन जाए या कुछ ऐसा। तो पटल विरूपण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो हमारी परपट्टी में ये सब कर सकती है। और यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर बहुत ही धीमी गति से होती है। पृथ्वी के अंदर होती है क्योंकि अंतर्जनित प्रक्रिया है और बहुत ही धीमी गति से होती है। ये नहीं एकदम से खाई बन गई एक ही दिन में या एकदम से झुकाव आ गया, इसको होने में कई साल लग जाते हैं। इसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे से चलती रहती है और बहुत लंबे समय बाद इसका जो इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। अब पटल विरूपण के अंदर क्या क्या होता है? स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। जब भूकंप आता है वो भी अंदर से आता है। भूकंप के कारण धरती पर दरार आ सकती है, झुकाव आ सकता है, भ्रंश हो सकता है, ठीक है। पटल विरूपण के अंदर आता है पहली चीज भूकंप। दूसरा है परपटी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तनिकी। जब प्लेटें क्षैतिज दिशा में, जब वो क्षैतिज ऐसे, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपको पता होना चाहिए। क्षैतिज मतलब ऐसे, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो क्षैतिज गति में जब प्लेटें हमारी चलती हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, जो हमारी परपट्टी है उसमें झुकाव आ सकता है, भ्रंश हो सकता है, विभंग आ सकता है। या फिर पर्वत निर्माण। आपको मैंने प्लेटों की गतियां बताई थी, अभिसारी, अपसारी, रूपांतर। अगर आपने चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा हो, मैंने आपको बताया था एक ऐसी गति होती है जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माण, ठीक है, जिसमें दो प्लेटें आके मिलती हैं और वो ऊपर उठती हैं। मैंने आपको बताया अंतर्जनित प्रक्रिया क्या करती हैं, जो हमारा जो भूतल है, जो हमारी भूमि है, उसको लगातार ऊपर उठाती रहती हैं। और बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या करती है, उसको लगातार समतल करती रहती हैं किसके। तो पर्वत निर्माण क्या होता है? पर्वत निर्माण में जो हमारी भूमि है वो ऊपर उठती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भूमि में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, वलन होता है या जो भी इसमें चीज़ें। पर्वत निर्माण में मतलब क्या होगा, भूमि में अंदर से बदलाव आएगा और भूमि ऊपर उठेगी। और मैंने आपको बताया ये सारी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। जो हमारा पर्वत निर्माण होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता, इसको होने में बहुत टाइम लग जाता है और ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती रहती है। और ऐसे ही पर्वतों का निर्माण भी होता है और पर्वत निर्माण आपका पटल विरूपण के अंदर ही एक पार्ट है। और धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रिया है। महाद्वीप जिस तरीके से बनते हैं, महाद्वीप मैंने आपको बताया है, महाद्वीप भी कैसे बने हैं, सारे महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको, विस्थापन सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो महाद्वीप जैसे बनते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है उनके बनने की, वो भी पटल विरूपण के अंदर ही आती है। तो पटल विरूपण आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी की परपट्टी में कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। झुकाव हो, चाहे
उसमें खाई बन जाए, ठीक है, या भ्रंश बन जाए, या विभंग पैदा हो, उसमें दरार आए, उसका कारण क्या होगा? पटल विरूपण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है वो तो एक नॉर्मल ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखीयता क्या होती है? ज्वालामुखी का तो मतलब है अंदर से आपका जो है लावा वो बाहर आना, ये ज्वालामुखी है, विस्फोट। ज्वालामुखीयता क्या होता है? तो ज्वालामुखीयता का मतलब क्या होता है कि लावा जो है जो अंदर से निकला है, जैसे आपके सामने ये फोटो है, ये ज्वालामुखी है, लावा अंदर से बाहर निकला, ठीक है, और ये लावा ऐसे बाहर आएगा और धरती पर आकर जब ये जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जम के जब ये एक शैल का रूप ले लेगा, पत्थर का, वापिस से एक ये ठोस रूप लेगा, लावा का बाहर आना और बाहर आकर वापस से ठोस रूप ले लेना वहीं जम के, ये ज्वालामुखीयता कहलाता है। और ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो लावा है और जो गैस निकलती है उसके साथ, उसका विस्फोट होना, वो ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखीयता का मतलब क्या होगा? विस्फोट भी होना, साथ में वो जम भी जाना लावा बाहर आके। तो पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह में बनी दरार या छिद्र से, मतलब ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी पर जो है सबसे ऊपरी सतह में, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो लेयर है, परपट्टी है, उसमें बनी दरार या छिद्र या छेद से नीचे के पिघले पत्थर या अन्य सामग्री के लावा और गैस के रूप में उलगाव ज्वालामुखीयता कहलाता है, ठीक है। जो लावा, पत्थर, गैस और इन सब के रूप में जब वो विस्फोट होता है, वो ज्वालामुखी होता है हमारा। और ज्वालामुखीयता क्या होता है? इन दोनों में क्या होता है? विस्फोट भी होना और बाहर आकर जम भी जाना। उसी लावा का जब वो बाहर आकर जम भी जाता है, जम जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखीयता। तो ये भी हमारी अंतर्जनित प्रक्रिया है एक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम बाहिर्जनिक प्रक्रिया की। अंतर्जनित में सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना था। अब हम बाहिर्जनिक प्रक्रिया, जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी प्रक्रिया हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई बाहरजनिक, जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या होता है कि उन सभी प्रक्रियाओं से है जो धरातल पर बाहरी रूप से परिवर्तन लाती है। आंतरिक रूप से जो जो चीज़ें बदलाव लाती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। जो आंतरिक रूप से हमारे धरातल पर या हमारे भूतल पर कुछ ना कुछ बदलाव लाती हैं, आंतरिक में हमने पढ़ लिया। अब बहिर्जनिक प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे वो शक्तियाँ जो हमारे भूतल पर या जो हमारी परपट्टी है उसको बाहरी रूप से जो बदलती हैं। मैंने आपको बताया अंतर्जनित क्या करती हैं? भूमि को ऊपर उठाती हैं, और बहिर्जनिक क्या करती हैं? उनको लगातार घिसती रहती हैं, उसको नीचा करती रहती हैं। तो जो ये धरातल पर बाहरी रूप से परिवर्तन लाती है प्रक्रिया, ये बहिर्जनिक प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है, इसके लिए एक नाम दिया गया है। हम ऐसे तो कहते हैं बहिर्जनिक प्रक्रिया, पर इसके लिए एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वही आपको इसमें पढ़ना है। अनाच्छादन एक शब्द है, ठीक है। मान लो अनाच्छादन एक शब्द है, इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, और वही 4 चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है बहिर्जनिक प्रक्रिया के रूप में। आप चाहो तो अनाच्छादन शब्द हटाकर सीधा ये भी पढ़ सकते हो बहिर्जनिक प्रक्रिया, और इन चारों को जिस एक श्रेणी में रखा जाता है वो अनाच्छादन कहलाता है, ठीक है। मान लो इजी लैंग्वेज में एक फोल्डर है जिसका नाम है अनाच्छादन, और उस फोल्डर के अंदर ये 3-4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात ये बतानी थी कि बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या करती है? हमारे धरातल को समतल करती रहती हैं, घिसती रहती हैं, और इसमें जो चीज़ें आती हैं वो अनाच्छादन के अंदर आती हैं। और अनाच्छादन में क्या होता है? 4 चीज़ें होती हैं: अपक्षय, वृहत संचलन, अपर्दन और निक्षेपण। आपको ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊंगा। अपक्षय क्या होता है ये भी बताऊंगा, वृहत संचलन क्या होता है ये भी बताऊंगा, अपर्दन क्या होता है ये भी बताऊंगा, और निक्षेपण क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो इस पार्ट में हम अपक्षय के ऊपर पहले जोड़ देंगे, अपक्षय को पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि अपक्षय अगर आप समझेंगे तो इसका अगला स्टेप होता है अपर्दन। जब अपर्दन आप समझ जाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे निक्षेपण, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले अपक्षय को पढ़ते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके कारण चट्टानें जो हैं वो बाहरी कारकों से, बाहरी शक्तियों से, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो हवाएं हो, चाहे वो तापमान बढ़े, चाहे छोटे जीवाणु हो या पेड़ पौधे हों, इनकी वजह से जब चट्टानें टूटती फूटती हैं एक ही स्थान पर, चट्टानों में दरार आना, चट्टानें टूटना फूटना, किसके कारण? बारिश के कारण, हवा के कारण, तापमान के कारण, सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण, पौधे और जीव जंतुओं के कारण, ये कहलाता है अपक्षय, चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में चट्टानों का टूटना फूटना एक ही स्थान पर, किसके कारण? पवन, वर्षा, तापमान, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतुओं के कारण। तेज हवाएं चलती हैं,
धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो क्या होता है, चट्टानें घिसने लगती हैं। बारिश होती है तब भी क्या होता है, चट्टानें घिसती हैं। तापमान बढ़ता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ दरार आती है। और सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी चट्टानों को खोखला कर देते हैं। यहाँ पौधे हैं, पौधे निकल जाते हैं कई कबार तो दरार आ जाती है। जीव जंतु हैं बहुत सारे जिनके कारण चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। तो ये टूटने फूटने की ही जो प्रक्रिया है ये कहलाती है अपक्षय। तो मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझा दिया है अपक्षय क्या होता है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अपक्षय। आपके सामने एक उदाहरण के लिए एक फोटो पेश कर रहा हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं चट्टान। ये ऐसी तो नहीं होगी जब ये बनी होगी, जब ये नई नई होगी तो काफ़ी बड़ी विशाल चट्टान होगी, पर समय के साथ साथ इसकी ये हालत हो गई है कि इसकी जो बड़ी बड़ी चट्टान है ये बिल्कुल एक मलबे के रूप में बदल गई है। और ये इसके जो बड़ी चट्टान थी छोटे छोटे कंकर और मिट्टी के रूप में ये बन गई है, और बिल्कुल ये पत्थर इसके घिस चुके हैं। ये क्या कारण है इसका, ये अपक्षय के कारण ही हुआ है। चाहे बारिश हुई हो, चाहे तेज हवाएं चली हो, या तापमान बढ़ा हो, या कोई ना कोई जीवाणु हो इसके अंदर, इसके कारण इसमें दरार आई है, इसमें टूट फूट हुई है, जिसके कारण इसका जो पूरा जो एक मटेरियल था वो आप देख सकते हैं मिट्टी के रूप में बदल गया है। और ये भी जो है खोखली धीरे धीरे होती जा रही है। तो अपक्षय आपको समझ में आ गया होगा फोटो के द्वारा भी कि चट्टानों में जो टूट फूट होती है। और अपक्षय के जो प्रकार हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अगर आपको अपक्षय समझ में आ गया तो अब आप अपक्षय के प्रकारों को और अच्छे से आप डीपली समझ सकते हैं। तो अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। भौतिक अपक्षय, जिसको हम फिजिकल अपक्षय भी कहते हैं, ठीक है। वीदरिंग अपक्षय को इंग्लिश में कहा जाता है वीदरिंग। भौतिक अपक्षय, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से होता है अपक्षय, टूट फूट, प्राकृतिक रूप से टूट फूट होना। रासायनिक अपक्षय, केमिकली रूप से, ठीक है। आप जैसे नमक को पानी में रखोगे तो क्या होगा, नमक धीरे धीरे गल जाएगा, उसमें नष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कैल्शियम की चट्टानें होती हैं जो बारिश होने पर क्या होता है वो नष्ट हो जाती हैं, तो वो आपका रासायनिक अपक्षय हो जाता है। तो ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, पर आपको मैं और अच्छे से इसमें समझाऊंगा। फिर आता है जैविक अपक्षय। बस 3 प्रकार का अपक्षय आपको पढ़ना है और आपका अपक्षय का टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अपक्षय का महत्व समझ लेते हैं। ये जो चट्टानों में टूट फूट होती है, क्या इसका कोई फायदा भी है हमारे लिए? तो इसका बहुत फायदा है। सबसे पहले ये जो चट्टानें होती हैं, जब इसमें टूट फूट होती है, इनके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो ये टुकड़े जो हैं ये मृदा निर्माण करते हैं। जब ये चट्टानें टूटती हैं तभी तो मिट्टी बनती है, वरना मिट्टी अपने आप तो बन नहीं जाती। तो ये चट्टानें क्या होता है, अपक्षय से जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उनका जो चूरा होता है बारीक, वो नीचे आता है और वो मृदा निर्माण में वो मदद करता है। तो मिट्टी बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपक्षय की प्रक्रिया है। और अपक्षय जो है वो चट्टानों में से मूल्यवान खनिज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे खनिज होते हैं, आपको पता होगा खनिज कौन कौन से होते हैं, लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सारे खनिज जो हैं आसानी से हमें अपक्षय की प्रक्रिया से मिल जाते हैं, क्योंकि चट्टानें जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, खनिज उनके अंदर होते हैं। हम सीधा जाके खनिजों को, लोहा ये नहीं है कि लोहा जो मतलब लोहे की खानें होती हैं, आप उसमें जाओगे चट्टान में आपको सामने ही मिलेगा। चट्टान को तोड़ना फोड़ना पड़ता है, उसमें से बहुत थोड़े अंश मिलते हैं लोह अयस्क जिसे कहा जाता है, कच्चा लोहा। वो लोहा पूरे लोहे की चट्टान नहीं होती, वहाँ पे लोहे के कुछ अंश पाए जाते हैं सिर्फ। उन अंश के लिए, उस अंश को निकालने के लिए चट्टानों को तोड़ा फोड़ा जाता है, तब जाके वो लोहा हमें मिलता है। तो अपक्षय की प्रक्रिया जरूरी है, जब तोड़ फोड़ होगी तभी हमें खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो अपक्षय खनिजों की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और अपक्षय के कारण क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं और वो स्थानांतरित होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। जैसे ये फोटो है, ये मिट्टी जो यहाँ नीचे पड़ी है ये कभी ना कभी कोई टाइम पे ऊपर होगी, लेकिन अपक्षय हुआ, टूटी फूटी, तो इसका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया और नीचे आ गई। तो अपक्षय के कारण क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, उनका ट्रांसफर होता है, जिसके कारण जो खनिज होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आपका अपक्षय का महत्व था। मैं आशा करता हूँ मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश की कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी के साथ आपको लास्ट फोटो दिखाऊंगा कि कैसे, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये आयरन जो है मतलब उसकी माइंस है, आयरन जो आपके लोह की खदानें होती हैं, कैसे लोहा निकाला जाता है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।